कोर्ट्स में केस करने वाले सभी एडवोकेट्स, सभी आरोपी और दूसरे लोग ट्रायल्स की कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं, महसूस करते हैं। जितने भी मुकदमे कोर्ट्स में चल रहे हैं, उनमें से अधिकांश आरोपियों के माइनर होने को पुलिस के द्वारा, प्रोसिक्यूशन के द्वारा, यहाँ तक कि कई बार तो ट्रायल कोर्ट के जजों के द्वारा भी पूरा महत्व नहीं दिया जाता है। उसका कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लगाया जाता है। जो आरोपी नाबालिग होने से बरी या कम सजा पाने वाला था, उसको बालिग आरोपी की तरह पूरी सजा दे दी जाती है। वह जेलों में पड़ा हुआ सड़ता रहता है। दूसरी ओर यदि विक्टिम माइनर है तो उसकी माइनॉरिटी के लिए प्राय स्कूल के सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और ऐसे ही दूसरे डिफेक्टिव कागजात लगा दिए जाते हैं। डिफेंस काउंसिल 4 सवाल पूछकर इन स्कूल के कागजात को डिमोलिश कर देते हैं और पूरा का पूरा उम्र से संबंधित रिकॉर्ड वहीं ट्रायल कोर्ट में नष्ट हो जाता है। आज का केस है उमेश यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। क्रिमिनल अपील नंबर 1072 ऑफ 2018 थी, जिसे जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने 30 अक्टूबर 2025 को, यानी अब से कुछ ही पहले, डिसाइड किया था। इस केस में 30 अगस्त 1988 को बिहार के गया जिले में 8 लोगों को 302 आईपीसी और 323 आईपीसी के तहत दोषी पाया गया। ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी। पटना हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर 2017 को ट्रायल कोर्ट के द्वारा दी गई कन्विक्शन को बरकरार रखा, परंतु जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो 2 आरोपियों, जिनके नाम उमेश यादव और उसका छोटा भाई गणेश यादव थे, उन्होंने पहली बार कहा कि घटना के समय उनकी उम्र 18 वर्ष से भी कम थी, यानी कि वे नाबालिग थे और उन्हें उम्र का बेनिफिट मिलना चाहिए था जो संबंधित जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इसी बिंदु पर पूरा कानूनी संकट पैदा हो गया, क्योंकि किसी तरह के दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। स्कूल का रिकॉर्ड अविश्वसनीय था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस केस में उम्र के दस्तावेज मौजूद नहीं होंगे तो वहां कोई दूसरा तरीका खोजना होगा, और दूसरे तरीके के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि उन केसेस में आयु का निर्धारण मेडिकल बोर्ड द्वारा किए गए ऑसिफिकेशन टेस्ट के द्वारा किया जाएगा। छोटे आरोपी गणेश यादव की आयु 19 वर्ष बताई गई थी, पर जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने केस, जयामाला 1982 का केस था, उसके सिद्धांतों को यहां इस नए केस में, आज वाले केस में लागू किया, तो 2 वर्षों का एरर मार्जिन भी लागू किया गया, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि घटना की तिथि पर मेडिकल टेस्ट में जो आयु आई है वह 19 वर्ष थी, लगभग 19 वर्ष प्लस माइनस में, तो इसलिए हम इसमें 2 साल एरर ऑफ मार्जिन रख लेते हैं और इस तरह से इस छोटे आरोपी गणेश यादव की आयु कानून के अनुसार 17 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि वह छोटा आरोपी उस समय जुवेनाइल था। नियम यह है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 18 के अनुसार अधिकतम 3 वर्ष की डिटेंशन ही ऐसे नाबालिग आरोपी को दी जा सकती है, जबकि आरोपी गणेश यादव पहले ही 8 वर्ष से अधिक का कारावास काट चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे तुरंत रिहा करने के आदेश दिए और शेष आरोपियों की सजा को आजीवन कारावास से घटाकर 14 वर्ष की फिक्स्ड इम्प्रिजनमेंट कर दिया, जिससे सभी आरोपी तत्काल ही वहां से मुक्त हो गए। अब हम यह देखते हैं कि आजकल आरोपियों की, जो नाबालिग आरोपी होते हैं, उनकी आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है। वर्तमान समय में आरोपी या पीड़ित जब भी अपने नाबालिग होने का दावा करते हैं, चाहे वे सामान्य क्राइम के केसेस हों, पोक्सो एक्ट के केसेस हों या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत आने वाले कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के केसेस हों, तो उनकी आयु को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के सेक्शन 94 के अनुसार तय किया जाता है। सेक्शन 94 के अनुसार इन बालकों की आयु 3 तरह के दस्तावेजों के आधार पर तय की जा सकती है, और ये 3 तरह के दस्तावेज हैं। पहला, स्कूल का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो, या मैट्रिकुलेशन का या किसी दूसरे समकक्ष परीक्षा का ऐसा ही कोई बोर्ड सर्टिफिकेट हो। दूसरी बात उन्होंने कही, या कॉरपोरेशन या म्युनिसिपल अथॉरिटीज या पंचायत के द्वारा दिया गया कोई बर्थ सर्टिफिकेट हो। तीसरा आधार उन्होंने कहा कि यदि दोनों डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ओसिफिकेशन टेस्ट
या किसी भी दूसरे मेडिकल एज डिटर्मिनेशन टेस्ट के आधार पर बालक की आयु निर्धारित की जाए। अधिक कठिनाई उन केसेस में आती है जिन केसेस में बालकों के पास स्कूल का कोई भी विश्वसनीय डॉक्यूमेंट नहीं होता। हालांकि जब स्कूल का विश्वसनीय डॉक्यूमेंट होता है तो उसमें भी एक कठिनाई आती है जो हमने अनेक बार आपके साथ डिस्कस की है। स्कूल में से लाए गए हर डॉक्यूमेंट को हमेशा एक क्रॉस एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ता है और यह दिखाना आवश्यक होता है कि उसमें जो भी जन्मतिथि लिखी गई है उसका क्या आधार था, किसने बताया था कि वह जन्मतिथि सही तरीके से लिखी गई है। कई बार माइनर्स के पास कोई भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं होता तो फिर उन बालकों की जन्मतिथि के लिए उनका मेडिकल एज डिटर्मिनेशन टेस्ट करवाया जाता है। यह पुलिस आईओ की कमी रहती है उसके पार्ट पर कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान वह अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता और माइनर आरोपी बड़ों के साथ जो बड़े अपराधी होते हैं उनके साथ जेल में निरुद्ध रहता है, सजा काटता रहता है। किसी कोर्ट ने दोषी पुलिस वाले के कान आज तक नहीं पकड़े हैं कि आपने इस बात को सेंसिटिव होकर क्यों कोर्ट के सामने नहीं रखा है। आज के वर्तमान केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस वालों से कोई सवाल नहीं पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। और हुआ यह है कि यहाँ इस छोटे लड़के गणेश यादव को जहां केवल 3 साल तक की सजा हो सकती थी वह 8 साल तक बड़े कैदियों के साथ उन्हीं की जेलों में बंद रहा। और आप जानते ही हैं कि जो वहां हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं वे अपने से छोटे बालकों के साथ क्या क्या यंत्रणाएं देते हैं, उनके ऊपर शारीरिक अत्याचार करते हैं। इस आरोपी ने भी पता नहीं क्या क्या यंत्रणाएं वहां भोगी होंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार इस ओर देखा भी नहीं। जिन बालकों का बोन एज एक्सरे या ऑसिफिकेशन टेस्ट करवाया जाता है उसका मेडिकल आधार यह रहता है कि जैसे जैसे बालक की उम्र बड़ी होगी उसकी हड्डियों का विकास उसी प्रकार से क्रमशः परिवर्तित होता चला जाएगा। उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों जैसे कोहनी, उंगलियां, घुटनों आदि के जोड़ों को देखकर डॉक्टर्स उस बालक की आयु का अनुमान लगा देते हैं। उनके जोड़ों का आपस में कसाव बढ़ जाता है, फ्यूजन हो जाता है, हड्डियां एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ती हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि मेडिकल ऑसिफिकेशन टेस्ट में यह उम्र का अनुमान हमेशा 2 वर्ष के मार्जिन के साथ लगाया जाता है। इतना कंफ्यूजन हड्डियों के विकास में रहता ही है। यहां सवाल पैदा होता है कि यदि मेडिकल एग्जामिनेशन के निष्कर्ष के आधार पर बालक की आयु 17 से 19 वर्ष के बीच में हो सकती है तो कोर्ट को वास्तविक आयु का निर्धारण कैसे करना होगा। क्योंकि यह मेडिकल आयु है, कोर्ट ने कहा कि इस मेडिकल आयु को भी वास्तविक नहीं मानेंगे। इसके लिए उन्होंने जयमाला केस में दिया गया अपना सिद्धांत अपनाया था। तो अब हम देखते हैं कि वह जयमाला वाला सिद्धांत क्या था। आज के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने जजमेंट जयमाला वर्सेस होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1982 का केस था उसका जिक्र किया, उसका अनुसरण किया। इस जयमाला वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णायक सिद्धांत स्थापित किया था कि ओसिफिकेशन टेस्ट के आयु के रेंज जैसे 17 से 19, 14 से 16 या 18 से 20 जो भी इस तरह की आयु की रेंज बताई जाती है उस रेंज के अलावा भी कोर्ट आरोपी की आयु में +2 वर्ष और -2 वर्ष करके तब उसकी आयु का निर्धारण करेगा। किसी भी रेडियोलॉजिकल एज एग्जामिनेशन से प्राप्त आयु सटीक आयु नहीं होती बल्कि यह केवल एक अनुमान होता है और इस अनुमान में कोर्ट को अपनी तरफ से 2 वर्ष का मार्जिन ऑफ एरर रखना चाहिए। कोर्ट ने यह जुडिशियल नोटिस लेते हुए कहा कि मेडिकल परीक्षण के द्वारा बताई गई आयु में 2 वर्ष कम या 2 वर्ष अधिक दोनों होने संभव हैं। अगर 17 से 19 की आयु बताई गई है तो यह आयु 21 वर्ष भी हो सकती है और यह आयु 15 वर्ष भी हो सकती है। यही निर्धारण ट्रायल कोर्ट को करना चाहिए ताकि आरोपी की सही आयु और उसके लाभ का अनुमान लगाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हड्डियों के विकास का वैज्ञानिक आकलन एक निश्चित उम्र नहीं बताता बल्कि एक अनुमानित रेंज बताता है। यह सिद्धांत चाइल्ड सेंट्रिक प्रोटेक्शन की नींव बन गया है और यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आयु बॉर्डर लाइन में हो तो संदेह का लाभ हमेशा जुवेनाइल को ही दिया जाएगा क्योंकि न्याय व्यवस्था किसी बच्चे को वयस्क मानकर
कठोर आपराधिक प्रक्रिया में धकेलने की अनुमति कभी नहीं देती। ये कानून बालकों के लाभ के लिए बने हैं, तो बालकों के लाभ के अनुसार ही इनकी व्याख्या की जानी चाहिए। और यही वह सिद्धांत रहा जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज के उमेश यादव वाले केस में लागू करते हुए उसके छोटे भाई गणेश यादव को ऑसिफिकेशन टेस्ट में बताई गई 19 वर्ष की आयु में से 2 वर्ष घटाकर यह माना कि आरोपी घटना के समय 17 वर्ष का रहा होगा। उसे जुवेनाइल माना जाना चाहिए और उसी के अनुसार उसका ट्रायल भी चलाया जाना चाहिए। अब आप यह देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आज के इस जजमेंट का पोक्सो एक्ट के ट्रायल्स में आप एडवोकेट्स क्या फायदा ले सकते हैं। पोक्सो एक्ट के ट्रायल में जब एडवोकेट्स अपने कम उम्र के क्लाइंट को पहले से अधिक मजबूत और कानूनी सुरक्षा दे सकेंगे, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन में आई उम्र को 2 वर्ष की एरर रेंज के साथ पढ़कर बच्चे को लाभ दिया जाएगा। अभी हमने जैसे जिक्र किया कि यदि उसकी आयु 14 से 16 वर्ष बताई गई है तो वह 16 से 2 वर्ष का मार्जिन रखते हुए 18 का भी हो सकता है और 14 से नीचे 2 वर्ष का मार्जिन रखते हुए 12 का भी हो सकता है। तो उसकी रेंज किधर होगी? तो उसकी आयु कोर्ट के द्वारा कहां मानी जाएगी? उसकी आयु 12 से 18 वर्ष के बीच में मानी जाएगी। यदि यह आयु 15 से 19 वर्ष की ओर हो तो उस आरोपी को लोअर रेंज पर रखते हुए 15 वर्ष का माना जाएगा। तो यदि किसी आरोपी की आयु माइनॉरिटी में आ जाती है तो इसका लाभ हमारे सभी एडवोकेट्स उस आरोपी को दिलवा सकते हैं। इसलिए किसी भी बच्चे की उम्र यदि 18 वर्ष के आसपास आती है तो एडवोकेट्स पोक्सो स्पेशल कोर्ट में यह आर्ग्यू कर सकते हैं कि ओसिफिकेशन टेस्ट केवल अनुमान देता है, सटीक उम्र नहीं बताता। साइंटिफिक एरर मार्जिन जोड़ने पर बच्चे की वास्तविक रूप 18 वर्ष से कम सिद्ध हो सकती है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में आज के केस का एग्जाम्पल दिया जा सकता है और उसमें बताए गए जयमाला वाले केस का भी उदाहरण दिया जा सकता है। ILS ने, इंडियन लीगल सिस्टम ने पिछले वर्षों के अपने सेवा काल में अनेक आरोपियों के ट्रायल्स, उनकी अपील्स और रिवीजन्स में उनको संभाला है। न केवल उनके केसेस में हमेशा झूठे गवाहों को फोड़ देने वाले क्रॉस एग्जामिनेशन दिए हैं, बल्कि उनके दंड पाए हुए केसेस में भी एडिशनल एफिडेविट उपलब्ध करवाकर उनकी रक्षा की है। इंडियन लीगल सिस्टम की सेवाएं सिर्फ उनके लिए हैं जो अपने केस को लेकर गंभीर हैं। हमसे जुड़ने का पहला कदम है हमारा मेंबर बनना, और मेंबर बनते ही हम आपके केस की तह तक जाते हैं। आपके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स को हमारे अनुभवी एडवोकेट्स पढ़ते हैं, हर पेज को समझते हैं, हर दलील को परखते हैं और फिर आपको बताते हैं आपका केस इस वक्त कहां खड़ा है और उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं और आगे कौन कौन से कदम आपके केस की सफलता के लिए उठाने जरूरी हैं। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि क्या आपके केस में क्वैशिंग या डिस्चार्ज पाना संभव है या इस केस में ट्रायल होना अनिवार्य है, और यदि ट्रायल होना अनिवार्य है तो फिर किन किन गवाहों को किन किन बिंदुओं पर क्रॉस के द्वारा तोड़ा जाना है और वह कैसे संभव हो पाएगा। यह सब भी सिर्फ हमारे मेंबर्स को बताया जाता है। इसके बाद फाइनल आर्गुमेंट्स की तैयारी और उसकी प्रस्तुति होती है, प्रेजेंटेशन होता है। यह भी हमारी रणनीति का हिस्सा है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा गहराई वाला लीगल सपोर्ट आपको मिले, आपके केस में मिले, तो आज ही आप हमारे मेंबर बनिए। फीस देकर हमारे मेंबर बन जाएं, तब आप अपने केस को समझ पाएंगे, संभाल पाएंगे और जीत पाएंगे।